आज हमारे देश में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हमारे को आपने देखा पिछले हफ्ते के एपिसोड में कि किस प्रकार के डर हमें हैं। और इसी तरह से अगर एक गैलप ऑर्गेनाइजेशन संस्था है अमेरिका की, वो बड़ा रिसर्च करती है। 2005 में उन्होंने रिसर्च किया अमेरिका में, लगभग 40,000 लोगों से इंटरव्यू किया उन्होंने, और उन्होंने पूछा कि उन्होंने देखा कि टॉप 10 डर किस प्रकार के हैं लोगों के मन में। आप देखिए, क्या लगता है आपको, क्या डर उनको लगा होगा? मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला डर उनको है टेररिस्ट अटैक का। हमारे यहां किसी ने भी टेररिस्ट अटैक की बात नहीं की, डर लगता है, कहा किसी ने क्या? दूसरा, स्पाइडर से डर लगता है। तीसरा, डेथ से डर लगता है, मैं मर ना जाऊं। ये टॉप 10 डर हैं जो उन्होंने लिखे। बीइंग ए फेलियर, ये कॉमन है थोड़ा। बीइंग ए फेलियर इज द फोर्थ वन। पांचवा, वॉर से डर लगता है, कहीं विश्व में वार ना हो जाए। क्रिमिनल और गैंग वायलेंस से डर लगता है, रोज देखते हैं वहां पे यही होता है, गैंग वायलेंस बड़ी है वहां उस देश में। लोनलीनेस, अब हमारे तो किसी ने नहीं कहा कि लोनलीनेस से मुझे डर लगता है, क्योंकि लोनली हम है ही नहीं, चारों तरफ हमारे लोग हैं, नियर डियर, सब तरह के दोस्त हम लोग, बल्कि वी हैव टू मैनी ऑफ देम। द फ्यूचर, मेरा भविष्य क्या होगा। न्यूक्लियर वॉर, नंबर 9, कि न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए वर्ल्ड में। 10 टॉप के डर अमेरिका की पब्लिक को है। और अगर हम अपने शास्त्रों को देखें, हम अपनी किताबों को देखें, क्योंकि डर भी जो बताया गया हमारे शास्त्रों में, जो चीजें हम चाहते हैं लेजिटिमेटली, जो शास्त्रों में, किताबों में कहा गया कि ये तुम्हारे सुख डिफाइन किए गए हैं लाइफ में, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए। कोई बैचलर है तो अलग बात है, कोई सेंट है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल लिविंग पर्सन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए 4 सुख बताए गए। और अगर उसका रिवर्स होगा तो उसका डर लगेगा। 4 ही चीजें बताई। और क्या कहा उन्होंने? पहला सुख, निरोगी काया। प्रायोरिटी भी बताई, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। पहला सुख, निरोगी काया, हेल्थ मेरी अच्छी रहनी चाहिए। दूसरा सुख, पास में हो माया। मानोगे इस बात को? नहीं, पर माया को दूसरा नंबर दिया, हेल्थ को पहले नंबर दिया। और आज की हमारे मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में हो क्या रहा है कि माया को पाने के लिए काया को भूल जाते हैं, हेल्थ को छोड़ जाते हैं। तीसरा सुख, गुणवंती नारी, पार्टनर अच्छा होना चाहिए। ये लड़कों के लिए, लड़कियां रिवर्स कर लेना उसमें कि मुझे बॉयफ्रेंड चॉइस का मिले, अच्छा मिले। तीसरा सुख, गुणवंती नारी। चौथा सुख, संतान हो आज्ञाकारी। 4 सुख प्रायोरिटी में बताए। और इन्हीं से डर भी बताया कि अगर कल को मेरी सेहत ठीक नहीं रही तो मैं कैसे अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की देखरेख कैसे कर सकूंगा। हर चीज में ये लिखा है कि मैं, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, उस तरह से उन्होंने सब सोचा, दूसरे का काम कैसे कर सकूंगा। पास में हो माया, माया नहीं होगी तो मेरी लेजिटिमेट इच्छा कैसे पूरी होगी। आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे जरूर, जहां पे बॉयफ्रेंड गलत मिला या गर्लफ्रेंड गलत मिली तो लाइफ बिकम्स हेल। पढ़ाई भी नहीं, पेरेंट्स से भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं, दोस्तों से भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। लाइफ में देखिए, अगर लाइफ पार्टनर ठीक नहीं मिला तो क्या करेंगे। जबकि वेस्टर्न सोसाइटीज में 70% शादियां डिवोर्स में होती। तो इस देश की तो बड़ी अलग सी बात है। और अगर जैसे मैं अभी कहता हूं, कई बार मुझे कई लोगों ने पूछा कि आप क्या बात, आजकल आप ये शो करते हो, उधर करते हो, बिजनेस में ध्यान नहीं देते हो। तो मैंने उनको कहा कि भैया, मेरे ख्याल से अगर मैंने सक्सेसर मेरे अच्छे हैं और नेक्स्ट जनरेशन अच्छी है तो सब ठीक है। और उसके लिए हमारे किताबों में क्या लिखा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा आपका नेक्स्ट जनरेशन वाला अगर कपूत निकलेगा तो आप जितना मर्जी बना के छोड़ जाइए, वो बेकार कर देगा। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय।
सपूत होगा तो अपने आप बना लेगा। तो इन्हीं 4 बातों से डर लगने का हमारे यहाँ प्रावधान किया उन्होंने कि बच्चा संतान गलत ना निकल जाए। माँ बाप भी इसी बात से डरते होंगे कि कल को मेरा बच्चा गलत ना निकल जाए। इसी वजह से कुछ गलतफहमियां जनरेशन गैप में जो आपने कहा वो होती, क्योंकि उनको इस बात से डर लगता है। ये चारों में से एक चीज है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है। और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे, और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी जानी। वापिस बुलाता हूं संदीप महेश्वरी जी को, वो आपसे आगे बात करेंगे, हम भी करेंगे। आइए कम संदीप। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे साथ में, आप व्हाट्स योर नेम? अभिमन्यु सर। अभिमन्यु ने मेरे से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन पूछा और स्पॉन्टेनियसली मेरे अंदर से कुछ निकल के आया। एंड आई थॉट इट्स वेरी रेलेवेंट फॉर दी ऑल ऑफ यू एंड लाइक से फॉर ऑल दी पीपल हु आर वाचिंग मी राइट नाउ। व्हाट डिड यू आस्क? आपने क्या पूछा था? कि सर जब आपने स्टार्ट किया तो आपको सपोर्ट मिला या? हाँ, और एक आपने पूछा था कि अगर आपको डर नहीं लगता कि आपका आइडिया कोई कॉपी कर लेगा तो क्या होगा? जब आपने शुरू किया था आपको डर नहीं लगा कि अगर आपका बिजनेस आइडिया किसी ने कॉपी कर लिया तो क्या होगा? हाँ। तो मेरे अंदर से स्पॉन्टेनियसली एक आंसर निकल के आया कि मुझे डरने का टाइम ही नहीं मिला। वेरी गुड। आई वाज सो बिजी। और ये बिल्कुल सच है, मैंने यही बोला, मतलब अंदर से एकदम से निकल गया। ही आस्क्ड मी और मैंने कहा टाइम ही नहीं मिला डरने का, मैं क्या करूं? ये सब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू फियर और सक्सेस और ये और वो, ये सारी चीजें, इन सब चीजों का जवाब आज से हजारों साल पहले भगवत गीता के अंदर एक लाइन में क्लियर तरीके से बताया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको वो लाइन समझ नहीं आ रही। मुझे भी समझ नहीं आई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। वो लाइन क्या है आप सबको पता होगा कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब मैंने पहली बार मां फलेषु कदाचन। जब मैंने पहली बार इसको सुना, मैंने कहा यार कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये तो बकवास है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें अपने आसपास में तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है। सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? एक रिक्शे वाला कर रहा है कि नहीं? और उसको क्या फल मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। तो खेल है क्या? खेल क्या है कि हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए। मैं भी समझ नहीं पाया था। एक एक वर्ड को इसको पकड़ने की कोशिश करी और समझ आया, तब क्लियर होता चला गया कि एग्जैक्टली कर्म करना कैसे है। देखो, कर्म भी सही डायरेक्शन में करना है तभी रिजल्ट आएगा ना। सक्सेस यहां है, आप वहां भागे जा रहे हो। आप कह रहे हो यार मैं तो 10 साल से भाग रहा हूं, मेरे को सक्सेस मिली नहीं। तो फंडा क्या है कि डायरेक्शन गलत है। कर्म गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। अगर कर्म सही डायरेक्शन में हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए क्या है ये, कितना आसान है कि हमारे सारे डर खत्म हो जाएंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। सक्सेस जो चाहिए, जितना चाहिए वो हमको मिल जाएगा। इसका मतलब कुछ लोग क्या निकालते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, इसका मतलब कि फल नहीं मिलेगा, जबकि ये नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण उनको अर्जुन को बोल रहे हैं तो किस लिए बोल रहे हैं? लड़ाई को हारने के लिए, लड़ाई को जीतने के लिए? लड़ाई को जीतने के लिए। वो भी एक इतना बड़ा युद्ध, उसको जीतने के लिए बोला गया है, ना कि हारने के लिए। तो अब देखिए किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले देखते हैं कर्म क्या है। कर्म 3 लेवल पे होते हैं। एक है जो हम अपनी बॉडी से करते हैं, जो हम समझते हैं कर्म का मतलब कि जिसको हम मेहनत बोलते हैं, वो कर्म इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। मतलब अगर उसकी इंपॉर्टेंस वाइज अगर आप मुझसे पूछो आउट ऑफ 100, आउट ऑफ स्केल ऑफ 100, मैं कहूंगा 1% है उसकी इंपॉर्टेंस। क्या बॉडी से क्या कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं, 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं बॉडी से, दोनों ही एक आदमी को मार रहे हैं। एक मार रहा है अपने फायदे के लिए, दूसरा मार रहा है किसी और को बचाने के लिए। तो बॉडी के लेवल पे दोनों सेम कर्म कर रहे हैं, लेकिन माइंड के लेवल पे अलग अलग कर रहे हैं। तो दूसरा कर्म का जो स्तर है वो है जो हम बोलते हैं, तीसरा है जो हम सोचते हैं। असली खेल यहां है। जो आदमी सही सोच नहीं सकता, क्या वो सही बोल सकता है? इम्पॉसिबल। जो सही बोल नहीं सकता वो सही करेगा क्या? तो सारे जो कर्मों की बात हो रही है वो यहां हो रही है। और वो कर्म क्या है? सोच के लेवल पे, और जिसकी सोच सही डायरेक्शन में हो गई उसकी लाइफ सही डायरेक्शन में जानी जानी है। उसको तो फल मिलना ही मिलना है। फल के बारे में जो मांग रहा है, सपोजिंगली हाथ ऐसे करके बैठे रहो कि हे भगवान मुझे फल दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए, मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए, सब कुछ मांगते रहो और कर्म सही डायरेक्शन में करो नहीं, तो क्या होगा? वो मिलेगा ही नहीं कभी भी। दूसरी तरफ से कुछ मत मांगो,
लेकिन कर्म सही डायरेक्शन में करते चले जाओ तो उतना मिलेगा जितना हम सब में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। देखो लाइफ का फंडा पता है क्या है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है कि जब तक जो चीज नहीं मिली होती, जब तक सक्सेस की खेल शुरू नहीं होता ना, तब तक तो हमको लग रहा होता है कि यार ये भी हो जाए तो बहुत है, ये भी हो जाए तो बहुत है। एक बार वो खेल शुरू होता है, जब उसका खेल शुरू होता है ना, तो इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है जितना हम सपने में भी नहीं सोच सकते। समझ ही नहीं आता कहां से कैसे कैसे आ रहा है। बस कर्म सही डायरेक्शन में होने चाहिए। अब वो सही डायरेक्शन में कैसे होंगे? अगर मैं बुद्धि के स्तर की बात करूं, जो उसमें महाभारत में समझाया गया है, 2 जगह है जहां पे आप अपने माइंड को लगा सकते हो। अपनी बुद्धि को हम 2 जगह पे लगा सकते हैं। सारा खेल माइंड का है। सबसे पहले तो हाथ पैरों के कर्मों से ऊपर उठना है हमको, कि हाथ पैरों से आप कुछ भी करते रहो, रियल लाइफ में उठा करके देख लो, वो मैटर नहीं करता। जो बोलते हो वो उससे ज्यादा मैटर करता है, लेकिन वो भी इतना मैटर नहीं करता। कोई आदमी बोलता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, जब करने की बारी आती है कुछ भी नहीं करता। ये अंदर कुछ और सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है। जब ये तीनों चीजें सिंक हो जाती है कि जो आप सोच रहे हो वैसे ही आप बोल रहे हो और वही आप कर रहे हो, तब मिरेकल्स होना शुरू हो जाते हैं। तब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, तब हिस्ट्री क्रिएट होती है, तब वो चीज होती है जिसके लिए सक्सेस बहुत छोटा वर्ड है। सक्सेस से कुछ बहुत बड़ा हो जाता है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। तो अब खेल क्या है? बुद्धि को, अपने माइंड को हम 2 जगह लगा सकते हैं। एक है फल के ऊपर, जिसके बारे में कहा गया है कि फल की इच्छा मत करो। दूसरा है कर्म के ऊपर। अब कर्म कैसे? बुद्धि के स्तर पे सोचना, बुद्धि के स्तर पे ग्रो करना। अगर पूरी भगवत गीता का आप सार देखो, उसमें क्या बात हो रही है? 2 चीजों की बात हो रही है, ज्ञान और अज्ञान। गोइंग फ्रॉम इग्नोरेंस, इसको बोलते हैं नॉलेज एंड इग्नोरेंस, गोइंग फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। तो सारा फोकस कहां डालना है? अगर आप मेरी लाइफ की बात करो, मेरा सारा फोकस कहां रहता है? 24 घंटे, चाहे इस मूवमेंट में हो, चाहे मैं ऑफिस में हूं, चाहे घर पे हूं, चाहे कहीं पर भी हूं, 24 घंटे। मैंने कहा ना, मेरे पास डरने का टाइम नहीं है, मेरे पास सोचने का, उल्टी सीधी चीजों के बारे में नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो एग्जैक्टली मैं बिजी कहां पर हूं? बिजी हूं कि हर मूवमेंट में ये देखने में कि इस मूवमेंट में मैं क्या सीख सकता हूं, अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता हूं, अपने एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ा सकता हूं। सिर्फ यहीं पे है, मतलब कि लर्निंग पे है, अर्निंग पे नहीं है। संदीप, कहीं क्या आपको ऐसा लगता है क्या, जो आपने बात कही कि कर्म और फल की, और नोइंग एंड नॉलेज और इग्नोरेंस, कहीं पे ऐसा नहीं लगता हमको, और आप लोगों को भी बताइएगा, कि कहीं पे हम लोग गीता के ज्ञान से हट गए और कहीं पर हमारे अंदर डर डालना शुरू कर दिया गया। क्योंकि डर डालना शुरू कर दिया गया ताकि हम उन गुरु, महात्माओं, पंडितों के पास जाना शुरू करें। क्या है वर्ड में, जब डर होता है तो आदमी रिलीजन की तरफ भागता है। ये डर की जड़, वापिस जब हम आते हैं, आज का टॉपिक हमारा डर का है, तो डर कहां से होता है? ये इन चीजों से भी होता है। Absolutely. अभी वी हैव ए कॉलर, लेट्स लिसन व्हाट दे हैव टू से। सुनील राव नागपूर से, बोला साहेब, काय म्हणता साहेब? सर, मी म्हणतोय की जब सर आपको सुनता हूँ, जब आप बोलते हैं, तो आपके बोलने में, आपके एक्टिव में एक कॉन्फिडेंस दिखता है सर। वो जो कॉन्फिडेंस है सर आप में, तो ऐसा लगता है कि अगर आपको 0 लेवल पे भी आपको अगर खड़ा कर दिया, तो ऐसा लगता है कि आप उसमें से भी कुछ एक नया सबको मोटिवेशन देके कुछ अलग कर सकते हैं सर। लेकिन हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं सर, हम में वो मोटिवेशन नहीं है। हालांकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, बट जबकि मैं अपनी जिंदगी में कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ सर, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता। या मैं कुछ करना भी चाहता हूँ तो कर नहीं पा सकता सर। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए सर, जैसा आप में पाया जाता है? देखिए राव साहब, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है, जो सच्चाई है, जब तक मैं उसके साथ चलता हूं तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। जैसे एक समझिए, आप एक स्प्रिंग लीजिए, उस स्प्रिंग को आप प्रेस करिए, वो प्रेस रहेगा जब तक आप उसको दबा के रखेंगे, लेकिन जो मोमेंट आप उसको छोड़ेंगे वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। एक स्पंज को लीजिए, स्पंज को अगर आप पानी में सोख के उसको दबाएंगे, कितनी देर भी दबाइए, पानी निकल गया, लेकिन वो स्पंज जब तक अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप अपने आप को पहचानें,
अपने टैलेंट को अंदर को पहचाने, उसको पहचान के अपना एक्ट करें, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप कामयाब भी हो सकते। मेरे साथ ये होता है कि मैं सोचती हूँ यार ये करूँ या ना करूँ, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। छोड़ो दिल की आवाज, दिमाग की आवाज, ये सारी चीजें, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें, क्या करना है, अपने उस अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानो। अगर हम देखें आज विकिपीडिया के ऊपर जाके कहीं भी आप लोग देख सकते हो, प्रेस फियर, आपको कम से कम 1000-2000 पे पढ़ने को मिल जाए। और अगर रियल में देखें, फियर जैसे मैंने कहा कि केवल एक हमारे 10-20 इमोशंस जो हैं उनमें से एक है, और उसको ठीक करना अगर आप समझना चाहते हैं तो आपने जैसे रिया ने कहा पिछले हफ्ते, वो रिया की बात समझ जाएंगे तो आपको फियर फिर आगे नहीं होगा, और ये हमारे अपने अंदर है। चलिए बीच में एक सवाल लेते हैं। मेरा ये सवाल है, किसी ने अभी लास्ट वीक कहा था कि हम डरते हैं क्योंकि हमसे गलतियां हो सकती है, हमें डर रहता है कि हम गलती ना कर दे, पर गलतियां इंसानों से ही होती है, हम इंसान गलतियों का पुतला है, तो फिर हम डरे किस लिए? जब इंसान गलती का पुतला है, ये हमको घुट्टी में घोट घोट के पिलाया गया है। इस बात से कितने लोग हैं यहाँ सहमत हैं कि हम गलती के पुतले हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम गलती के पुतले हैं। कोई आदमी कहेगा इस बात को? हाँ, कोई नहीं, डर के उठाइए हाथ। 3 हाथ मुझे दिख रहे हैं, 4, 5 लोग ऐसा मानते हैं कि इंसान गलती का पुतला है। 90 लोग नहीं मानते कि गलती का पुतला है। मैं भी नहीं मानता, लेकिन गलती करने से डर लगना एक स्वाभाविक बात है। कि गलत और सही क्या है, इसकी परिभाषा जो हम अपने संस्कारों से सीखे हैं, जो हमें बताया गया है, उसी में तो गलत मानेंगे ना। आज जो आपके लिए गलत है, हो सकता है मेरे लिए वो गलत ना हो। जो मेरे लिए गलत है करना, हो सकता है किसी दूसरे बिजनेसमैन के लिए ना हो। जो एक हिंदुस्तानी के लिए गलत है वो अमेरिकन के लिए ना हो, या वेस्टर्न के लिए उसके लिए ना हो। गलती की परिभाषा भी हमारी अपनी बनाई हुई है, उसको भी समझना पड़ेगा, और फिर हमको उससे डरे या नहीं डरे उसका निर्णय करना पड़ेगा। मेरे साथ ये होता है कि मैं सोचती हूँ यार ये करूँ या ना करूँ, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, बट मेरा माइंड और मेरा हार्ट दोनों चीजों का सिंक नहीं होता। 2 ऑप्शन है, कुछ होता है कि मतलब मैं करूंगी, अगर दिल की सुनूंगी तो पता नहीं ये सही होगा, पर औरों की नजर में गलत है, पर उसकी परवाह नहीं। पर कैलकुलेटेड होता है कि अगर दिमाग की सुनूंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बीच में इतना कंफ्यूजन होता है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है पर आगे नहीं बढ़ पाती हूँ मैं, क्योंकि कई बार होता है कि आ तो रही है आवाज, पर कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रहा, करना क्या है आगे। मेरे पास सॉल्यूशन है पर बढ़ूं तो सॉल्यूशन है, उस पर बढ़ जाइए, डरिए मत। देखिए क्या है कि अब जैसे हम बात करते हैं दिल की आवाज और दिमाग की आवाज, सबसे पहले आपको पता कैसे लगेगी कौन सी आवाज आपके दिल की और कौन सा दिमाग की है? हाउ डू यू नो? कोई ऐसा कोई मशीन है जिससे हम वो कर सकते हैं? ये भी है कि ये हार्ट से आई है, माइंड से आई? बिल्कुल, बड़ा अच्छा वी डोंट नो। तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। छोड़ो दिल की आवाज, दिमाग की आवाज, ये सारी चीजें, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें। क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर इस दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा है, वो मुझे आप सबकी आंखों में दिख रहा है, सबके अंदर, जो और पूरी दुनिया में किसी में भी नहीं है, फॉर श्योर। जो मैं तो क्या, मेरे जैसे 1000 लोग भी आ जाएं, यहां पर आकर के खड़े हो जाएं और वो करने की कोशिश करें जो आप कर सकते हो, तो वो सिर्फ आप ही कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने उस अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानो। उसको पहचानने का पहला स्टेप क्या है? आपका डिजायर, किस तरह के डिजायर्स आपके अंदर उठ रहे हैं। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ्स। जब आपकी डिजायर, आपका जो भी डिजायर्स उठ रहे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ के साथ में मैच हो जाए, तो आंख बंद करके छोटे से छोटे लेवल पे उस काम को करना शुरू कर दो, सोचना बंद करना। बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व, अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सर मुझे आपके पॉइंट का एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। जैसे आपने बोला था मतलब पिछली वीक कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपना पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचो। तो सर अगर मैं प्रेजेंट में, आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं इसीलिए हार्ड वर्क करती हूँ क्योंकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो सर आपने कहा कि प्रेजेंट को देखो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फ्यूचर के बारे में सोचूं? वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखिए कितना आसान है। अब आप मुझे खुद बताइएगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, एक वो जो भगवद गीता में लिखा हुआ है, एक वो जो 99% लोग कर रहे हैं, मतलब कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट है।
कि आप यही बैठ करके सोचते रहो कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो क्या होगा, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे यही दिमाग में चलता रहता है कि यार पढ़ भी रही हूं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस अलग आ गए तो क्या होगा, चलो क्वेश्चंस भी सही आ गए लेकिन उस टाइम पे जाकर के भूल गई तो क्या होगा, पता नहीं वो याद रहेगा भी या नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। एग्जामिनर अच्छा नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा। कहीं काफी कुछ तो एग्जामिनर के हाथ में भी है ना। जैसे एक मूवी में दिखाया था कि एग्जामिनर ने जा करके अपनी कोई घर पे आया हुआ था उसको दे दिया था। अभी कौन सी एक मूवी आई थी, आई थिंक हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। एक एग्जामिनर वॉज देयर, उन्होंने जा करके अपनी बेटी को दे दिया जिसको एबीसीडी भी नहीं पता थी और वो उसको चेक कर रहे हैं और मार्क्स दे रहे। देखो क्या है फंडा, क्या है, फल आपके हाथ में है ही नहीं। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। क्या हमारी सांसें हमारे हाथ में हैं? एक साल बाद क्या होगा वो तो बहुत दूर की बात है। क्या हम अगले सेकंड में बोल सकते हैं कि हमारी सांसें चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी? वी कांट प्रेडिक्ट। तो सॉल्यूशन बचता क्या है? एक ये है कि हम उठा करके अपना सारा फोकस वहां डालें, फ्यूचर पे या पास्ट पे। पास्ट में सपोजिंगली अच्छे नंबर नहीं आए तो हम बार बार पास्ट के बारे में सोचें या फ्यूचर के बारे में। या फिर ये है कि इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए कि भैया मेरे हाथ की चीज ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी मेरे हाथ में क्या बचा? जैसे आपने उसको छोड़ दिया, उस फल को ही आपने छोड़ दिया कि नंबर अच्छे आए बुरा आए मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि आज और अगले 6 महीने तक जब भी एग्जाम रह गए हैं, मुझे सिर्फ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, मजे से पढ़ना है और उससे आपको प्यार हो जाए। अभी प्यार किससे है? नंबर से है। ये हमारी सारी जड़ है लाइफ की प्रॉब्लम्स की। प्यार किससे है? अर्निंग से है। नेम फेम मनी मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको चाहिए, लेकिन मिलेगा कब? जब लर्निंग होगी, जब पढ़ोगे तभी तो नंबर आएंगे। तो सारा ध्यान अगर हम उठा करके यहां डाल दें और रिजल्ट को, जिसको भी आप मानते हो, सपोजिंगली भगवान को मानते हो या डेस्टिनी को मानते हो, उस पर छोड़ दो, लीव इट, और कंप्लीटली अपना फोकस, अपना सारा ध्यान ले आओ पढ़ाई के ऊपर, तो नंबर आएंगे। जैसे संदीप जी ने कहा कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, तो मैं कहता हूं क्यों रहने की कोशिश करें प्रेजेंट में? क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो आप इस समय कर रहे हैं उस पर होगा। अगर आपका दिमाग बार बार फ्यूचर के लिए जा रहा है तो आप पूरी बात जो मैं कह रहा हूं या संदीप जी कह रहे हैं या आप पूरी समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। प्रेजेंट में रहना इसलिए जरूरी है कि आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से हो, मजबूती से इम्पैक्ट हो। दिमाग अगर इधर गया उधर गया, आप देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल भी ऑन करके भूल गए उसको स्विच ऑफ करना। फोन आया, सुना, उसके बाद फिर अपने दिमाग में लगाएंगे उस किताब में, 1, 2, 3 मिनट लगेंगे जब तक आप फिर वापस कंसंट्रेट कर सके। इसलिए प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। और मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में कहा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर कंसंट्रेट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और मैंने एक बड़े घटिया तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बड़े छोटा सा एक उदाहरण दिया। यदि मुझे संदीप को या किसी लड़की को संदीप को पटाना है और वो अगर इस तरीके से सामने जा रही है लड़की और मैं इधर जा रहा हूं, अगर मेरी पूरी ताकत से मैं इनकी गर्दन में, अगर पूरी कंसंट्रेशन से अगर गर्दन में लगाऊंगा तो इनका मुड़ के देखना ही पड़ेगा मुझे। देखो, देख लिया मैंने। ये कभी तजुर्बा करके देखना, किसी लड़के पर दिल आया हो आपका, उसको देखना पूरे तरीके से। ही विल हैव टू टर्न एंड सी इट। तो इसलिए मैंने कहा कि भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। पुराने भूतकाल में, पास्ट में जाएंगे तो रिग्रेट्स होंगे। तो आज का ये प्रोग्राम भी यहाँ इस बात से खत्म करेंगे कि कॉन्शियसनेस अगर हम रखेंगे जिंदगी में, अगर हम अपने आप को पहचानेंगे तो डर नाम की चीज नहीं रहेगी। और डर के साथ आपको जो चीज है वो आपकी सक्सेस में, कामयाबी में, चाहे वो आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, हर चीज में बाधा डालेगा। और उससे निकलने का एक ही रास्ता जो मुझे समझ में आया वो आपके साथ शेयर करता हूं कि अपने को पहचानिए। 3 तरह की कॉन्शियसनेस हमारे अंदर हमेशा हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक वेकिंग, जो अभी हम जाग रहे हैं ना, सब जाग रहे, ये रियलिटी है। दूसरा है ड्रीम स्टेट, नींद आती है, सपने आ रहे हैं, आप उस ड्रीम वर्ल्ड में, वो उस टाइम में वो रियलिटी है। ड्रीम, जिस वक्त आप सपने में जाते हैं,
आज मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं यहाँ, लेकिन सपने में अपने आप को एक क्वीन समझ रही हैं, ऐश्वर्या राय समझ रही हैं, उस वक्त की वो सच्चाई है। दूसरे जब वेकिंग अप करते हो वापस फिर अपने उसी जगह पे आ जाते हो जो आप रियल में हैं। दूसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज डीप, जब आपका कोई सपना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। तो ये तीनों चीजें हैं, और कॉन्शियसनेस को समझेंगे तो अपने को समझ में आने लगेगा कि अब मुझे डर लगने लगा है, और जब डर लगने लगा उसको समझ लीजिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे उनके साथ हुआ मैथमेटिक्स में, वो सबके साथ होगा, डर दूर हो गया, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाषचंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाव